हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है इन केस ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो जैसा कि हम फोर्थ यूनिट अपनी स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, और फर्स्ट फेज़ में हमने ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कस किया था, और ये हमारा सेकंड फेज़ चल रहा है इस यूनिट का, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा था बच्चों कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, अगर करंट आपका अल्टरनेटिंग है तो वोल्टेज भी हमारी अल्टरनेटिंग ही होगी। उसके बाद एसी जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, या डीसी करंट है या डायरेक्ट आपकी वोल्टेज है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है हमारी, उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, उसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है, और जो हम सिंपली ये बोलते हैं कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है वो सप्लाई हो रखा है, गवर्नमेंट हमें 220 वोल्ट सप्लाई करती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि वो उसकी, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि 220 है, तो वो उसकी सिंपल एवरेज वैल्यू है या कौन सी एवरेज वैल्यू है, वो हमने लास्ट वीडियोज़ में अभी तक पढ़ा है। तो आरएमएस वैल्यू ही वो आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हम बताते हैं कि हमारे घर में ऑन एन एवरेज ये वैल्यू करंट की या वोल्टेज की अभी प्रेजेंट है। और उसी के बाद हम वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम फार्मूला डिड्यूस किया था, और आपकी आरएमएस वैल्यू के लिए फार्मूला निकाला था। तो उसके केस में हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है हमारी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी हाउस होल्ड सर्किटरी में होती है 311 वोल्ट यानी 33311 वोल्ट होती है। और जहाँ पे उसकी आरएमएस वैल्यू यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो एक एवरेज वैल्यू ही होती है, वो आपकी 220 वोल्ट होती है। तो इस वीडियो में आपको बता देना चाहता हूँ कि करंट, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है बच्चों, अब जैसे डायरेक्ट करंट की बात आती है, तो डायरेक्ट जो करंट है उसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ रजिस्टर ही हमारे पास काफ़ी होता है। रजिस्टर की हेल्प से, यानी रजिस्टर जो है, रजिस्टर एक कंपोनेंट है, ये रजिस्टर है, ये एक कंपोनेंट है बच्चों, कंपोनेंट है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस बच्चों रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो रजिस्टर एक कंपोनेंट है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, इंडक्टर की और कैपेसिटर की। तो रजिस्टर जो आपने भली भांति पढ़ रखा है, पहले आप पढ़ चुके हैं रजिस्टर क्या होता है, और जो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो सारी की सारी रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इवन कैपेसिटर के बारे में भी हम अपनी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। अभी फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम इंडक्टर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक ऐसी कोयल जो इंडक्टेंस हमें प्रोवाइड करवाती है, करंट को रोकने की कोशिश करती है ड्यू टू इट्स इंडक्टेंस। तो जो भी कोयल है आपकी, अगर वो इंडक्टेंस आपको प्रोवाइड करवा रही है, तो उसको हम बच्चों इंडक्टर बोल देंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में, या अल्टरनेटिंग सर्किटरी जो हमारी होती है, अल्टरनेटिंग सर्किटरी का मतलब जिसमें जो वोल्टेज है, जो सोर्स है आपका, वो अल्टरनेटिंग हो। क्योंकि अगर आप किसी भी सर्किट में, अगर आप बच्चों आपके पास कोई भी सर्किट है, तो आप अगर किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो अगर आपकी बैटरी या सेल है, तो सोर्स जो है आपका वो डायरेक्ट वोल्टेज हो जाएगी, या डायरेक्ट वोल्टेज का सोर्स हो जाएगा, और करंट जो है आपका वो डायरेक्ट ही यहाँ पे फ्लो करेगा। बट अगर आप कोई सर्किट ले रहे हैं और उसमें एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, एसी वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं, तो करंट भी यहाँ पे अल्टरनेटिंग ही होगा। तो बच्चों इसको हम अल्टरनेटिंग करंट सर्किटरी या अल्टरनेटिंग सर्किटरी बोल सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट की जो सर्किटरी होती है, उसमें जनरली इस अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हम तीन कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एक आपका रजिस्टर है, दूसरा हमारा इंडक्टर है, और तीसरा हमारा कैपेसिटर है बच्चों। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में, हम यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखने जा रहे हैं कि इन तीनों कंपोनेंट्स में वोल्टेज और करंट जो है वो किस तरह से रिलेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं। As these three components are used to control alternating current in a circuit, as in case of direct current, only resistor is used to control the current,
and there is no phase difference between voltage and current. So first of all we have to find out the relation between voltage and current in case of these three. तो फर्स्ट वन आपके पास रजिस्टर आता है बच्चों. इन केस ऑफ रजिस्टर, ये आपके पास रजिस्टर है जो कि हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है. मान लिया इसका रेजिस्टेंस R है, तो विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बच्चों V इज इक्वल टू आई आर या E इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज के केस में मैं जो वोल्टेज है उसको V के बजाय हम उसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पे उसको बच्चों हम यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर के बजाय हम E इक्वल टू आई आर भी लिख सकते हैं. जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको मैं V की बजाय यहाँ पे E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. हालांकि आप V से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहाँ पे इसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन बच्चों, इन केस ऑफ इंडक्टर. अब बात आती है बच्चों इंडक्टर की. तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई भी कोइल है इस तरह से किसी सर्किट में अगर ये कोइल लगी है आपकी, तो ये इंडक्टर की तरह काम करती है, करंट को रोकने का काम करती है. और इसकी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस. ये इंडक्टर है बच्चों, ये कंपोनेंट हो गया आपका इंडक्टर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बोल देंगे इंडक्टेंस, जो कि करंट को रोकने का काम करती है. तो यहाँ पे इंडक्टर के केस में क्या है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहले पढ़ा है कि जो फाई है वो एल आई के इक्वल होता है, एज फाई इज इक्वल टू एल आई. और जो E है बच्चों वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू रख देंगे, तो E जो है हमारे पास हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई. एल आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो E जो है वो बचेगा माइनस एल डी आई बाई डी टी. तो ये जो रिलेशन होता है बच्चों, दिस इज द रिलेशन बिटवीन EMF इंड्यूस्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. यहाँ पे ये सिंपल करंट नहीं है बच्चों, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है. तो EMF इंड्यूस्ड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के बीच का ये रिलेशन है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी. एज फॉर द ऑपरेशन ऑफ इंडक्टर देर इज अ कंडीशन दैट इंड्यूस्ड EMF एट लीस्ट इक्वल एंड अपोजिट टू द पेरेंट EMF, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस E. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. यहाँ पे मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि अगर हम इंडक्टर की बात करते हैं तो ये हमारे पास इंडक्टर है, और जैसे ही हम इस पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये AC वोल्टेज है, यहाँ पे करंट आपका फ्लो करता है. तो एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद करंट की जो डायरेक्शन है बच्चों वो चेंज हो जाएगी. तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ना ही शो करें तो ठीक रहेगा. तो करंट यहाँ पे फ्लो करता है बच्चों. जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से, क्योंकि ये करंट आपका अल्टरनेटिंग करंट है, ये चेंजिंग करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे पैदा होगा वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा. और इसी कोइल के साथ जो यहाँ पे फ्लक्स लिंक हो चुकी है बच्चों, उस फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पे EMF इंड्यूस हो जाएगा. और बच्चों अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ, जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन है वो पेरेंट EMF की डायरेक्शन से अपोजिट होगी. तो बच्चों किसी भी इंडक्टर में हमें ये ध्यान रखना है कि दो वोल्टेज आपकी होती है. एक आपकी पेरेंट वोल्टेज, यानी ये जो AC सोर्स हमने लगा रखा है, ये आपको E वोल्टेज यहाँ पे अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो इंड्यूस्ड EMF है बच्चों, यानी इंड्यूस्ड जो वोल्टेज है उसको हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और अगर ये आपकी पेरेंट वोल्टेज है तो इस सर्किट में एक पेरेंट करंट फ्लो करेगा. और ये अगर हमारी इंड्यूस्ड वोल्टेज है तो इस इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से एक डॉटर करंट यहाँ पे बच्चों फ्लो करेगा, जिसकी डायरेक्शन आपकी पेरेंट करंट की डायरेक्शन से अपोजिट होगी, क्योंकि जो डॉटर वोल्टेज है उसी की डायरेक्शन आपकी अपोजिट है पेरेंट वोल्टेज से. तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि एक हमारे पास पेरेंट वोल्टेज है और एक हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज है. तो इंडक्टर के ऑपरेशन के लिए इंडक्टर आपका अच्छी तरह से काम करता रहे, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर सिचुएशन ये है, कंडीशन ये है कि जो पेरेंट वोल्टेज है बच्चों वो वैसे तो जो आपकी डॉटर वोल्टेज है उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, बट अगर एट लास्ट अगर हम क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो जो E है वो E के इक्वल होना चाहिए. बट क्योंकि जो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे ये माइनस साइन आपका आ जाएगा. तो ये कंडीशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है कि जो रिलेशन हमने अभी निकाली है वो आपकी
रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। दिस इज नॉट द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बच्चों हम रजिस्टर के केस में जैसे E इज इक्वल टू आई आर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ये रिलेशन है वोल्टेज और करंट के बीच में, ये आपकी वोल्टेज है, ये आपका करंट है। तो इसी तरह की कुछ रिलेशन मुझे इंडक्टर के केस में भी चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू एल आई से हमने स्टार्ट किया, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी फाई बाई डी टी होता है, ई एम एफ इंड्यूस्ड है ये अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ई इज इक्वल टू माइनस एल फाई एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। हम यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, एल आपका बाहर आ जाएगा। बट बच्चों ये काफ़ी सारी जगह पे इसी रिलेशन को फाइनल मान लिया जाता है, बट ये रिलेशन आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट के बीच में है, ना कि आपकी पेरेंट ईएमएफ और करंट के बीच में। तो बच्चों यहाँ पे हमें इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह, इस स्मॉल ई की जगह आपको कैपिटल ई लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए यही कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बता रखी है वो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि जो आपका इंडक्टर है उसके ऑपरेशन के लिए जो पेरेंट वोल्टेज है वो एट लीस्ट जो आपकी इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसके इक्वल होनी चाहिए। और क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए माइनस साइन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इस तरह से ई की जगह पे, स्मॉल ई की जगह पे हम कैपिटल ई यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास यहाँ पे बचेगा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ इंडक्टर। और बच्चों यहाँ पे ये सिंपल करंट नहीं है, यहाँ पे ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, दैट इज डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ कैपेसिटर एज सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। जो कैपेसिटेंस है बच्चों वो होती है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी एंड क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ डी बाई डी टी कर देते हैं। तो दोनों तरफ हम जैसे ही डी बाई डी टी करेंगे तो बच्चों डी क्यू बाई डी टी तो आपका आई हो जाएगा और यहाँ से सी कांस्टेंट है, सी बाहर रह जाएगा तो डी वी बाई डी टी हो जाएगा। और वी क्योंकि वोल्टेज है तो इसको हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये डी ई बाई डी टी भी हो सकता है। तो वी की जगह पे हम यहाँ पे ई पुट कर देंगे एंड करंट विल फ्लो इफ वोल्टेज चेंजेस और कैपेसिटर रिस्पॉन्ड व्हेन वोल्टेज चेंजेस। यानी बच्चों यहाँ पे ये आपके रिलेशन आगे निकल के दैट इज़ आई इज इक्वल टू सी डी ई बाई डी टी। यानी जो करंट है वो आई है, जो वोल्टेज है वो ये है एंड दिस इज़ नॉट द सिंपल वोल्टेज, दैट इज़ दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। यानी वोल्टेज अगर आपकी चेंज होगी तो ही कैपेसिटर रिस्पॉन्ड करेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगी तो कैपेसिटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी बच्चों अगर आप जैसे वोल्टेज, अगर हम डीसी वोल्टेज की बात करें यानी डायरेक्ट वोल्टेज की बात करें तो ये ऐसी वोल्टेज होती है जो चेंज नहीं होती है। तो इस केस में कैपेसिटर आपका रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और ऐसी ही कंडीशन आपकी इसमें इंडक्टर में आई थी, दैट इज़ ई इज इक्वल टू डी एल डी आई बाई डी टी। यानी करंट चेंज होगा तो ही आपका इंडक्टर रिस्पॉन्ड करेगा, अगर करंट चेंज नहीं होगा तो इंडक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी अगर आप डायरेक्ट करंट के केस में इंडक्टर को लगाते हैं, यानी मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाऊं बच्चों और इसमें यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा इसको कंट्रोल करने के लिए अगर मैं इंडक्टर लगाता हूँ किसी सर्किट में तो इंडक्टर इस करंट को कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट चेंज नहीं हो रहा होगा। तो करंट आपका चेंज होना चाहिए, वो कांस्टेंट करंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से कैपेसिटर के केस में बच्चों वोल्टेज हमारी लगातार चेंज होनी चाहिए। आपकी अगर डायरेक्ट वोल्टेज है यानी आपने कैपेसिटर लगाया और डायरेक्ट वोल्टेज अगर आपने लगाई यहाँ पे यानी कोई बैटरी या सेल, तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है आपका ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी ये सर्किट में काम करेगा ही नहीं। तो इस वजह से आपकी जो बैटरी है वो आपकी यहाँ से हटा के हमें एसी वोल्टेज यहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि कैपेसिटर आपका रिस्पॉन्ड करे और वो करंट को कंट्रोल कर सके। तो बच्चों इस वीडियो में हमने सीखा कि जो वोल्टेज और करंट है, जो आपके तीन कंपोनेंट हैं, मेनली हमारे पास तीन कंपोनेंट यहाँ पे हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर में जो रिलेशन होती है वोल्टेज और करंट के बीच में वो है V इज इक्वल टू आई आर या E इज इक्वल टू आई आर। उसके बाद इंडक्टर हमने देखा बच्चों, इंडक्टर के केस में होती है E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी
एंड आई जो कैपेसिटर है आपका उस केस में होती है आई इज इक्वल टू सी डी ई बाई डी टी। ये तीनों जो इक्वेशन हमने यहाँ पे रेडी की हैं बच्चों, ये आपकी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस है। तो हमें तीनों कंपोनेंट के केस में इसको अच्छी तरह से समझना है और याद रखना है कि तीनों कंपोनेंट में वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है। तो आगे हम और बहुत सारी बातें अल्टरनेटिंग करंट को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।